हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। केम छो बच्चा लोग, सब बढ़िया। और फिजिक्स भी मस्त चल रही है ना। तो आज हम करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपने 10th क्लास में पहले पढ़ा हुआ है, दैट इज़ ओम्स लॉ। और प्रीवियस जो टॉपिक था उसको थोड़ा सा रिकॉल करें और समझें कि हमने पीछे जो किया था उसका फील क्या आ जाएगा। बिल्कुल आएगा। तो पीछे हमने किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, जो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। बहुत अच्छे से हमने उसको किया भी है, उसका इस्तेमाल भी करेंगे और उससे भी ओम्स लॉ हम डिराइव करके देखेंगे कि ओम्स लॉ वहाँ से भी आ सकता है क्या या नहीं। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। मैं हूँ सक्षम वत्स, आपका फिजिक्स टीचर, और करते हैं आज का मज़ेदार लेक्चर शुरू। तो बच्चों, आज का अपना टॉपिक है ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ सबने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में से। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू RI। सर यही होता है, बिल्कुल होता है। चलो इसको थोड़ा फील लेके पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है। अब देखो, ये हमारा कंडक्टर है। हमने उसमें पढ़ा था अभी पीछे वाले टॉपिक में ही कि इसको जैसे सेल से कनेक्ट कर देंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD से क्या करना शुरू कर देता है, मूव करना शुरू कर देता है। इसका एरिया क्रॉस सेक्शन है, L इसकी लेंथ है। अब एक चीज़ देखो, जैसे मैंने यहाँ बैटरी लगाई है या कोई सेल लगाया है तो यहाँ पोटेंशियल V यहाँ 0। ये क्या करता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस ही तो प्रोवाइड करता है ना कंडक्टर के क्रॉस। अब मान लो मैं एक 2 वोल्ट की बैटरी लगाऊं तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 2 वोल्ट। डिफरेंस 2 वोल्ट आएगा। अगर मैं 2 वोल्ट की जगह लगा दूं 6 वोल्ट की बैटरी तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 6 वोल्ट का। अब हमने ये भी पढ़ा कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है उतनी ज़्यादा स्पीड से चार्ज फ्लो करता है। चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ऐसा ही होता है ना। और जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही फ्लो करेगा। अगर डिफरेंस ही ना रहे तो जीरो भी हो जाता है वो, यानी कि कोई चार्ज फ्लो करता नहीं है। अब देखो, जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा, यानी कि 6 वोल्ट की बैटरी लगाऊंगा तो करंट ज़्यादा आएगा, 2 वोल्ट की बैटरी लगाऊंगा तो इसके कंपैरिजन में करंट कम आएगा। तो यहाँ देखा आपने कि जैसे मैंने वोल्टेज को 2 से 6 किया, करंट भी बढ़ गया। वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ गया, और इसका रिवर्स भी ट्रू है, करंट बढ़ाने से वोल्टेज भी बढ़ जाती है। यहाँ क्या देखा आपने कि मैंने वोल्टेज बढ़ाया, वोल्टेज को बढ़ाया तो करंट भी बढ़ गया, आई भी क्या हो गया, इंक्रीज। अब इसका उल्टा क्या दूं, मैं करंट बढ़ा रहा हूं तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगी। ऐसे कैसे होगा भाई, करंट बढ़ाएंगे तो बैटरी की वोल्टेज कैसे बढ़ जाएगी। ऐसा तो ये कहना तो अच्छा नहीं लग रहा, ठीक नहीं लग रहा। तो देखते हैं जरा। अब देखो, ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के इस दोनों टर्मिनल के क्रॉस मैंने कोई भी चीज़ कनेक्ट नहीं की है, तो मुझे बताओ इसका पोटेंशियल कितना होगा। ओम्स लॉ अप्लाई करोगे, आप कहोगे सर V इक्वल टू IR होता है, यहाँ तो करंट है नहीं, तो V कितना हो गया, 0 हो गया। V कितना हो गया, I 0, तो V 0। फिर मैंने कहा कि लो भाई, इसको मैंने एक सेल से कनेक्ट कर दिया। इस सेल से कनेक्ट करने की वजह से इसका पोटेंशियल V था, तो क्या इसका पोटेंशियल भी उतना ही होगा जितना इसका है। तुम कहोगे हाँ सर, V इक्वल टू IR होता है, करंट इनटू में रेजिस्टेंस। अब देखो, जितना ज़्यादा इस I की वैल्यू बढ़ाऊंगा, इसके अक्रॉस यहाँ वोल्टमीटर लगा दें, इसके अक्रॉस V की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जितना करंट बढ़ाऊंगा V बढ़ता जाएगा। तो जब हम ये कहते हैं ना कि करंट बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी बढ़ेगी, देन वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द बैटरी, कि करंट बढ़ाने से बैटरी का पोटेंशियल बढ़ जाएगा। करंट बढ़ाने से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। ये जो रेजिस्टेंस है ना, इस रेजिस्टेंस का मतलब है यहाँ कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगा हुआ है। मैंने बताया था ना पिछले लेक्चर्स में, तो यहाँ से करंट जाता है, एनर्जी होती है उसके पास EV, यहाँ जाके 0 हो जाती है। वो एनर्जी कौन लेता है, कंडक्टर लेता है, तो वो कंडक्टर तो लगा हुआ है यहाँ पे। उसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा अगर उसका करंट बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर V, I और R दोनों पे डिपेंड करता है। बट जो इसकी वोल्टेज है ना, इसकी वोल्टेज को बोलते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये हम पढ़ेंगे अपने
नेक्स्ट जब सेल का टॉपिक आएगा उसके अंदर ईएमएफ नाम की चीज़ क्या होती है, कैसे, वैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर आपने पढ़ी होगी 12th क्लास में, अगर अब तक पढ़ लिया तो उसमें ईएमएफ को पढ़ा भी होगा आपने, हम भी पढ़ेंगे डिटेल में जब सेल का टॉपिक आएगा। अभी बस समझ लो। तो कुल मिला के क्या है कि अगर मेरे पास यहाँ 10 वोल्ट की बैटरी है तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पूरा 10 वोल्ट नहीं होता कभी भी, चाहे ये होगा 9.8, चाहे होगा 9.5, चाहे होगा 9.99, थोड़ा बहुत वोल्टेज कम आएगी हमेशा इसकी रेजिस्टेंस की वजह से, सेल के भी और इसके भी, तो वो डिटेल्स जब आएगी उसमें पढ़ेंगे। तो कुल मिला कहने की बात ये थी कि V बढ़ाने से, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से करंट तो समझ में आता है, बट करंट बढ़ाने से V बढ़ेगा, ये क्या होता है ये समझाने के लिए सारी कहानी आपको बताई है। तो ओम्स लॉ का डेफिनेशन सबने पढ़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is always directly proportional to potential difference across the end of conductor, provided physical conditions of temperature, pressure, mechanical strain, etc. should remain same। ये जो लास्ट में लाइन लिखी ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस लाइन के बिना इसके डेफिनेशन की कोई मतलब नहीं रह जाता। जब भी आप डेफिनेशन लिखोगे तो ये लाइन लिखनी जरूरी है, क्योंकि ओम्स लॉ तभी वैलिड होता है जब ये तीन चीज़ें कांस्टेंट रखोगे आप। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, उसके प्रेशर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, उसका मैकेनिकल स्ट्रेन 11th क्लास में पढ़ा है, चेंज इन कॉन्फिगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन, यानी कि कंडक्टर के डायमेंशंस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें कॉन्स्टेंट हैं तो ही हम कहते हैं कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या ये कह लो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इक्वल टू RI, वेयर R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रीमोशा शहंशाह है, R है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। यानी कि अगर मैं ग्राफ बना दूं x एक्सिस y एक्सिस में v वर्सेस I का, तो व्हाट विल बी द शेप ऑफ द ग्राफ, आप कहोगे v इक्वल टू RI, डायरेक्टली का ग्राफ ऐसा बनता है, बिल्कुल सही है। अगर मैं कह दूं IV ग्राफ तो भी यही बनेगा। देन व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस है स्लोप का। इसका स्लोप, VI ग्राफ का स्लोप बताता है रेजिस्टेंस। पहले बताया ना स्लोप कैसे निकालते हैं, y एक्सिस डिवाइड बाय x एक्सिस, y बाय x यानी कि v बाय i क्या होता है r, और i बाय v क्या होता है 1 बाय r, यानी कि इसका स्लोप बताता है g बोले तो कंडक्टेंस, आगे आएगा ये पढ़ेंगे उसको। तो ये है कंडक्टेंस। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो ये है ओम्स लॉ की डेफिनेशन। अब इस ग्राफ से रिलेशन से क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि मान लो देखो तुमको ये ग्राफ दे दें, IV ग्राफ दे दिया, ये पूछ लिया कि ये दो कंडक्टर हैं x और y, बताओ रेजिस्टेंस ऑफ x रेजिस्टेंस ऑफ y में रेजिस्टेंस x का ज़्यादा होगा या रेजिस्टेंस y का ज़्यादा होगा, जल्दी बताओ। चलो x का ज़्यादा कि y का ज़्यादा, x का ज़्यादा कि y का ज़्यादा, तुम कहोगे सर x का ज़्यादा है ना। कुछ स्मार्ट बच्चे होंगे जिन्होंने ये कहा होगा r y का ज़्यादा है सर, x का नहीं है। तो जिन बच्चों ने ये कहा है वो सही है, जिन बच्चों ने ये कहा है गलत है। कैसे, यहाँ IV ग्राफ गिवन है, स्लोप ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, तो रेजिस्टेंस ऑफ x इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ y, तो y का बड़ा होगा x का कम होगा। अगर मैं ये ग्राफ बना देता इस तरह से कि यहाँ V और यहाँ I है और ये x y दे रखा, तो यहाँ x का जो रेजिस्टेंस है Rx इज ग्रेटर देन Ry, Rx इज ग्रेटर देन Ry। तो ये बड़ा ध्यान रखना है कि VI ग्राफ गिवन है कि IV ग्राफ गिवन है।
फिर इसमें अलग तरह से ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, 11th क्लास में बहुत सारे आपने कर रखे हैं, मैं फिर भी करा रहा हूँ। ये इस तरह से क्वेश्चन दे दे, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, रेजिस्टेंस का रेशो बताओ। तो रेजिस्टेंस ऑफ x रेजिस्टेंस ऑफ y का रेशो क्या होगा, टेंजेंट 60 बाय टेंजेंट 30, दोनों की वैल्यू रखो, आंसर पाओ। पहले किया हुआ, ठीक है। तो बस स्क्रीनशॉट लो इसको फटाफट, या पोज करके नोट कर लो जल्दी से। चलिए कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैं कह रहा था कि हमने कल ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि जो प्रीवियस चैप्टर के अंदर, प्रीवियस टॉपिक के अंदर सॉरी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को पढ़ा था। तो क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी से डिराइव हो सकता है क्या, देखें जरा। चलो, इसे बोलते हैं ओहम्स लॉ फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कॉन्सेप्ट से हम इस्तेमाल करके और ओहम्स लॉ को डिराइव करते हैं। चलो, देयर इज ए रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और मैंने बताया था उसको याद रखने का तरीका होता है वीना। तो VDENA। हेयर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, E/τ/m, ये होता है। ये वैल्यू आप यहां रख दो, यू विल गेट I इज इक्वल्स टू E/τ/m इंटू में ENA। कितना हो जाएगा, E इंटू E स्क्वायर। इस E को V/L लिख सकता हूँ, इस E को, ये टो एज इट इज़, M एज इट इज़, बाकी N और A एज इट इज़। तो कुल मिला के V को बिल्कुल अलग लिख लो, और ये क्या हो जाएगा, N पहले लिखा, E स्क्वायर τA/mL, इस सब को अलग करके V अलग कर दिया। देखो, E स्क्वायर ये रहा, V ये रहा, टो ये रहा, A ये रहा, N ये रहा। तो पहले मैंने लिखा N, फिर E स्क्वायर, फिर A, फिर टो, और फिर ML इंटू में V। यहाँ से V निकालो जरा, क्या आएगा, ML इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड में सारा आ जाएगा, N स्क्वायर τA इंटू में I, ये आ गया। अब यहाँ से देखो, V इक्वल टू, क्या ये जो M है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या ये M कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का मास चेंज नहीं होता। L है लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब मैंने माना था कि स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए उसके अंदर, अगर प्रोड्यूस हुआ तो ओम्स लॉ फेल है। ओम्स लॉ हर जगह वैलिड नहीं होता, लिमिटेशंस भी हैं, पढ़ेंगे उसको। तो अगर स्ट्रेन हुआ, लेंथ में चेंज हुआ, तो ओम्स लॉ वैलिड ही नहीं है। तो उसका मतलब मैंने ये माना हुआ है कि स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो लेंथ भी फिक्स हो गई। N है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। अब मटेरियल तो एक कंडक्टर का एक ही होता है, वो लेके चल रहे हैं, तो N भी फिक्स हो गया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फिक्स हो गया। तो है रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम मैंने पढ़ाया था ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, दो कोलिजन के बीच में लगने वाला टाइम। अब ये टोटली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो यहाँ मैंने टेम्परेचर भी कांस्टेंट मान रखा है। एरिया अगेन डायमेंशंस के अंदर आ गया, स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, तो ये भी कांस्टेंट है। ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हो गई, तो इस कांस्टेंट की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, R, विच इज ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ। और R क्या आया जरा याद करो, R आया है ML/NE स्क्वायर टाउ A, ML/NE स्क्वायर टाउ A, ML/NE स्क्वायर टाउ A। ये R का फॉर्मूला आ गया, इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। एक फॉर्मूला रेजिस्टेंस का ओम्स लॉ से आएगा, एक ये आया है। तो अभी रेजिस्टेंस को ही पढ़ेंगे डिटेल में, एक बार इसको देख लो और जल्दी से पॉज करके नोट कर लो। तो इसे कहते हैं ओम्स लॉ कैसे डिराइव होता है, फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जरा नोट कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो कंसेप्ट है वो रेजिस्टेंस का है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये भी आपने पढ़ा हुआ है वैसे तो 10th क्लास में, फिर भी दोबारा इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में। रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या बोल देते हैं, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू फ्लो ऑफ करंट by the conductor.
इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द कंडक्टर। कंडक्टर खुद करंट के रास्ते में जो रुकावट पैदा करता है वही रेजिस्टेंस है। एक्चुअली में रेजिस्टेंस क्या है, ये कंडक्टर है, किसी ना किसी मटेरियल का मिलकर बनता ही है। ये कंडक्टर करंट को पूरी तरह से फ्लो होने नहीं देता, कुछ इंटरनली ये इसको रेजिस्टेंस ऑफर करता है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट उतना कम होगा। तो कुल मिला के रेजिस्टेंस किसकी प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है कंडक्टर की। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर। और वो प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टी करंट को फ्लो करने से हमेशा बाधित करती है, रोकती है। जैसे ना नाली के अंदर से मान लो पानी फ्लो हो रहा है, उस नाली के अंदर कपड़ा डाल दो कोई बीच में, तो जो पानी का फ्लो है वो तो है, बट वो पानी कम कम आगे जाएगा, बीच में रुकावट आ गई ना, उस कपड़े को थोड़ा थोड़ा हटाते जाओ, पानी और ज़्यादा निकलता चला जाएगा। खेतों में कई बच्चों ने अगर काम किया हो तो कोई बाड़ बना देते हैं ना, उसमें से यहाँ से पानी निकालना है, उसको खोद देते हैं, वहाँ से पानी निकल जाता है, और बंद कर देते हैं तो पानी बंद। वही रुकावट का काम है। तो रुकावट कौन पैदा कर रहा है, कंडक्टर खुद पैदा कर रहा है, उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये तो एक जनरल डेफिनेशन होगी रेजिस्टेंस की। ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि रेजिस्टेंस इज रेशियो ऑफ V बाय I, यानी कि रेशियो ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एंड ऑफ कंडक्टर टू करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर। ये भी बोल देते हैं हम कितना उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है, कितना करंट उससे जा रहा है, उन दोनों का रेशो ही क्या होता है, आर होता है। उन दोनों का रेशो ही क्या होता है, आर। उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। एसआई यूनिट सबको पता है बड़े प्यार से, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, वो है जी ओहम। ये इसका सिंबल होता है। 1 ओहम किसके बराबर होगा, 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। 1 ओहम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। 1 ओहम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, तो 1 ओम 1 वोल्ट पर एम्पियर के। इसी तरह इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हो, पोटेंशियल का रख देना, करंट का रख देना, डायमेंशन फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, मैं करवा नहीं रहा, निकाल सकते हो आप उसको। तो ये तो बात हुई रेजिस्टेंस की। अब देखो अगर मैं इसमें ये कहूं कि R है V बाय I, ये मेरा कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अक्रॉस अगर मैं पोटेंशियल को डबल कर दूं, V को 2 गुना कर दूं, तो R पे क्या फर्क पड़ेगा, रेजिस्टेंस पे, इसके रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा अगर V को डबल कर दो, बताओ चलो जल्दी। क्या V को डबल करने से R डबल हो जाएगा, नहीं। V डबल करने से R डबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि V को डबल करोगे तो I भी तो डबल होगा। ओम्स लॉ नहीं है, V इज डायरेक्टली टू I। V को 2 गुना किया तो I भी, तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप डबल कर दोगे तो करंट भी डबल हो जाएगा। डबल बाय डबल, 2 से 2 कैंसिल, R उतना ही रहेगा। तो इसका मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, R इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप एंड करंट। R जो है ना तो पोटेंशियल पे डिपेंड करता है ना करंट पे। पोटेंशियल पे भी डिपेंड नहीं करेगा, करंट पे भी डिपेंड नहीं करेगा। तो किस पर करेगा, किस पर करेगा, ये भी पढ़ा हो तुमने, लेंथ पे, एरिया पे पढ़ा है ना 10th क्लास में। R इज इक्वल्स टू रो L बाय A। तो यहाँ से देखोगे तो रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे, एरिया पे, और रो। ये रो नाम की चीज़ क्या है, पढ़ा तो है हमने। रो क्या है, रजिस्टिविटी। रो क्या है, रजिस्टिविटी। जरा इस रजिस्टिविटी को समझें, ये लाई क्यों गई ये टर्म, इसको आज थोड़ा सा फील लेते हैं इसका भी। क्यों लाई गई है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों लाई गई। देखो ये फॉर्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, मैं दोबारा भी इस फॉर्मूले को पढ़ाऊंगा आगे। अभी आप इसको समझ लो एक बार। हमारे पास अभी अभी जो हमने क्वेश्चन सोल्व किया था, R आया था हमारे पास क्या, ml/n² tau A। किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस निकालना है तो ये फॉर्मूला है ml/n² tau A। अब देखो इसका कंसेप्ट क्यों लाया गया, इसके लिए कहानी समझो छोटी सी। मान लो मैं एक लोहे का बिजनेस करता था और कहीं सर्किट में मैं उस आयरन रोड का इस्तेमाल करता था, जहां मुझे आयरन रोड पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की लगानी पड़ती थी। 10 ओम की आयरन रोड लगानी है, 50 ओम की लगानी है, 70 ओम की लगानी है, 100 ओम की। तो मैं एक सप्लाई लेता था।
मैं सप्लायर को कहता था भाई साहब मेरे को जितनी भी रोड दोगे उस रोड के ऊपर ना रेजिस्टेंस का टैटू चिपका के दे देना कि कितने रेजिस्टेंस का ये रोड है। यानी मान लो 5 मीटर की लेंथ है तो उसका रेजिस्टेंस अलग होगा, 10 मीटर का अलग होगा, 20 मीटर का अलग होगा। रोड सारी आयरन की लेता था मैं उससे, बट अलग अलग लेंथ के लेता था तो उनका रेजिस्टेंस अलग अलग आता था और उस पर वो चिपका के भेजता था। ठीक है, और सालों साल भेजता रहा। उसका एक बेटा हुआ, बड़ा हुआ, बेटा +2 क्लास में हो गया। +2 क्लास में होने के बाद उसने एक कंसेप्ट पढ़ा। पढ़ने के बाद उसने अपने पापा से कहा, पापा हम उसके पास भेजते तो हैं रोज़ चिपका के अपने रेजिस्टेंस की वैल्यू, अगर क्या मैं इस फॉर्मूले में से ये जो टर्म है m/n² tau, ये वैल्यू आप अगर उनको बता दो और उनको ये कह दो कि भाई ये वैल्यू है, इसको अपने जो भी आपके पास रोड जाएगी उसकी लेंथ से और एरिया, लेंथ से मल्टीप्लाई कर लेना, एरिया से डिवाइड कर लेना, आपका रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। तो आपको बार बार ठप्पा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने कहा हाँ सही बात है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे भेज दो जी आप। तो इसलिए उन्होंने इस क्वांटिटी को क्या नाम दे दिया, रो। इसका मतलब रो क्या आ गया मेरे पास, m/n² tau, और यहाँ से फॉर्मूला बन गया R = ρl/a। इस फॉर्मूले ने बताया कि रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है और रजिस्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। देखो लेंथ पे भी डिपेंड करेगा, एरिया पे भी डिपेंड करेगा, रजिस्टिविटी, और रजिस्टिविटी होती है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। रजिस्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। अभी मैं इसको आगे और डिटेल में करने वाला हूँ, अभी फिर इसको समझो। तो यहाँ से रजिस्टिविटी मेरे पास ये आ गई। तो रजिस्टेंस इन 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। रजिस्टिविटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, क्या m पे, नहीं m तो कांस्टेंट है, क्या e पे, नहीं e भी कांस्टेंट, तो m और e कांस्टेंट हो गया। तो रजिस्टिविटी एक तो इन्वर्सली हो गई n के और इन्वर्सली हो गई टाउ के। n है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, तो रजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगी। दूसरा रिलैक्सेशन टाइम जो कि टोटली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो इसका मतलब रजिस्टिविटी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी। तो यहाँ से रजिस्टिविटी 2 फैक्टर्स पे, रेजिस्टेंस ρl/a इन 3 फैक्टर्स पे, नेचर ऑफ द मटेरियल, लेंथ एंड एरिया। बट इसके अलावा भी क्या रेजिस्टेंस किसी और फैक्टर पर डिपेंड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। क्या रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यहाँ से देखोगे ये तो करता है ना टेम्परेचर पे, तो इसलिए R भी करेगा टेम्परेचर पे। क्या रेजिस्टेंस डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, इस पर भी डिपेंड करता है। उसको चेक करने के लिए तो थोड़ा सा आगे पढ़ना पड़ेगा आपको, तो उसकी कहानी भी करते हैं। एक बार इसको पोज करो, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक बार देखते हैं बेटा कि क्या डायरेक्शन पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पे भी डिपेंड करता है क्या रेजिस्टेंस। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन करो आप लोग, इसको ज़रा पोज करके और फिर नोट करो और फिर इसको सॉल्व करो। मान लो ये क्यूबॉइड है और ये इसके फेस हैं 1 2, ठीक है, 3 4, आगे 5, पीछे 6। अब एक करंट यहाँ से एंटर करता है, यहाँ निकल जाता है। करंट यहाँ से एंटर करता है, यहाँ निकल जाता है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ I1, ठीक है। और जो यहाँ से लेकर इस O पॉइंट से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो है C। ये लेंथ मैंने मान ली A और ये यहाँ से यहाँ तक मैंने लेंथ मान ली B, ठीक है। थोड़ा अच्छे से आपको दिखा दें तो इसमें चलो ये लेंथ हो गई है आपकी B, ठीक है, और जो ये वाली लेंथ है ये आपकी है A, ये C है। करंट यहाँ से घुसता है फर्स्ट फेज से, इस सेकंड फेज से बाहर निकलता है। चलो जल्दी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितना रेजिस्टेंस होगा। पोज करो, नोट करो, फिर सॉल्व करो। बहुत आसान है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसकी। चलो कर लिया होगा, चलो देखते हैं। पहले फेज में इधर निकालते हैं। अगर मैं R1 कैलकुलेट करता हूँ इस I1 के लिए, R1 1 से 2 गया ना, तो ये जो R1 आएगा, अब R का फॉर्मूला क्या था, ρl/a।
यहां जो हम ये लेंथ लेते हैं रो एल अपॉन ए, दिस लेंथ इज इन डायरेक्शन ऑफ करंट। हम ये वो लेंथ लेंगे जिधर करंट जा रहा है। अब करंट कहां से जा रहा है, 1 से 2 फेज, तो लेंथ कौन सी है, सी है। फॉर्मूला क्या आएगा, रजिस्टिविटी, पूरे मटेरियल का रो तो सेम रहेगा, लेंथ कौन सा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट लेंथ कितनी है, सी। एरिया, एरिया कौन सा लेंगे, जिधर करंट जा रहा है। अब करंट देखो इस फेज से गया, नहीं इस वाले फेज, इस फर्स्ट फेज से गया, तो इस फर्स्ट फेज का एरिया, इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी ए इंटू बी। ये फॉर्मूला आ जाएगा, R1 इज इक्वल्स टू रो सी अपॉन ए बी। चलो अब मैं कहता हूं करंट यहां से गया, ऐसे गया करंट, यहां से चौथे में घुसा और तीसरे से निकल गया, या तीसरे से घुसा चौथे में से निकल गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये करंट का नाम दे दिया मैंने I2। चलो बताओ I2 यानी कि रेजिस्टेंस R2 कितना होगा। अब फॉर्मूला वही, रो लेंथ, लेंथ कौन सी लेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट लेंथ कितनी है, B। देखो ऐसे घुस के जाएगा तो इस एक्सिस पे जाएगा ना, तो लेंथ कौन सी लेंगे, B। एरिया, इसका एरिया होगा, ये जो ये शेडेड पोर्शन है इसका एरिया लेना पड़ेगा ना, यहाँ से घुसा है करंट, तो लेंथ होगी A, ब्रेड्थ होगी C, तो AC। ठीक है, समझ में आई बात। इसी तरह अगर मैं ये कह दूं कि इस फेज से गया, क्रॉस का मतलब होता है अंदर गया, अगर मैं डॉट लगाता इसका मतलब बाहर आया, तो मान लो मैं ऐसे कह रहा हूँ अंदर गया, बिल्कुल अंदर, यानी कि जो इस फ्रंट वाला फेस है तो पीछे वाला फेस है। ज़रा इमेजिन करो क्यूब है आपके, यहाँ से वो करंट गया है ऐसे, पहले मैंने ऐसे घुसाया था करंट, दूसरे में मैंने नीचे से ऊपर घुसाया है, देखो पहले ऐसे गया फिर ऐसे गया, अब ऐसे जा रहा है। ठीक है, जब ऐसे जाएगा तो ऐसे में जब R3 निकालोगे, क्योंकि यहाँ मैंने मान लिया I3 करंट एंटर करता है, तो रो तो वही रहेगा। अब ऐसे में देखो जब ऐसे जा रहा है तो ये वाली लेंथ लेंगे A, रो A अपॉन BC, अपॉन BC। ठीक, तो ये तीनों फॉर्मूले आ जाएंगे, R1, R2 और R3। अब इन तीनों में देखो, तीनों में जब रेजिस्टेंस सोल्व करोगे तो अलग अलग आएगा कि नहीं आएगा, तीनों में ही रेजिस्टेंस क्या आएगा, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट, तो रेजिस्टेंस डायरेक्शन ऑफ करंट पे भी डिपेंड करता है। यहां से हमें देखो ध्यान में आ रहा है, निकाला भी हमने। चलो एक सवाल और देता हूं, उसको करो, उससे भी थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, तो इसको एक बार पॉज करके नोट कर लो फटाफट। चलो अब एक सवाल और है, सवाल क्या है देखो, सवाल है ये मेरे पास कोई कंडक्टर है सिलिंड्रिकल, ये अंदर से खाली है, ठीक है, अंदर से खाली है, होलो है, इट इज अ होलो कंडक्टर। होलो कंडक्टर समझ रहे हो, मतलब इस तरह से ये पूरा सिलिंड्रिकल है, यानी कि ऐसे कर्व्ड है और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, जैसे मार्कर है ना, इसको समझ लो, इस तरह से गोल है और अंदर से खाली है बिल्कुल। तो ये बीच वाला पोर्शन दिखाया मैंने, ये खाली है, और जो करंट जा रहा है वो ऐसे जा रहा है, ये करंट ऐसे जा रहा है I। इसकी इनर रेडियस है R1, आउटर रेडियस है R2। इनर रेडियस है इसकी R1, आउटर रेडियस है इसकी R2। फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, चलो निकाल के बताओ जरा, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा जरा निकाल के दिखाओ, फटाफट निकाल के दिखाओ एक बार। चलो पोज करो, नोट करो, इसको सॉल्व करो, चलो 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 जल्दी, शाबाश, करो 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 करो, कर लिया होगा है।
चलो सॉल्व करते हैं। अगेन वही रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रो एल अपॉन ए। पूरे इस कंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी है वो क्या है, रो है। कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या है, रो है। एल लेंथ कौन सी लेते हैं, अब कंडक्टर की यहां से यहां तक की लेंथ मान लो हमने मान ली एल। कंडक्टर की जो टोटल लेंथ थी वो कितनी मानी हुई है, एल। तो हम लेंथ तो वही लेते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो करंट ऐसे जा रहा है तो लेंथ भी कौन लेंगे, ऐसे वाली लेंथ कौन सी, देखो यहां से यहां तक, तो लेंथ ले लेंगे एल। एरिया कौन सा लेंगे, कौन सा एरिया लेंगे, देखो ध्यान करो कौन सा एरिया लेंगे। इस तरह से हमारा वो सिलेंडर है, अंदर से खाली है, तो कुछ सामने से अगर देखोगे, बिल्कुल फ्रंट से देखोगे तो ऐसा ही नजर आएगा ना। इसको इधर से देखो फ्रंट से, जैसे ये मैंने बनाया था, इसको यहाँ से देखो ऐसे, तो ये हो गया एक तो आउटर सरफेस, और एक अंदर का होगा जो खाली सरफेस है, यानी कि अंदर का ये वाला देखो, ये वाला ये खाली है, ये भरा हुआ है, ये सारा भरा हुआ है, ये सारा भरा हुआ है। तो यही वाला एरिया तो लेंगे ना, इसी एरिया को तो लोगे आप, यही एरिया तो लेना है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट यहाँ एंटर कर रहा है इससे यहाँ से, ठीक है, ऐसे जा रहा है ना करंट, तो ये एरिया लेंगे। अब ये एरिया लेंगे तो इस एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा, इनर रेडियस R1 आउटर रेडियस R2। और बहुत अच्छे से क्वेश्चन ये तुमने कर रखे हैं, जब ये बीच का एरिया निकालना है, यानी बाहर वाले में से अंदर वाले का माइनस कर दो, ये बीच का आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है, सर्कुलर, तो पाई आर स्क्वायर लगेगा, पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, तो R आ जाएगा रो एल अपॉन पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस आ जाएगा इस कंडक्टर का। कोई दिक्कत इसमें बताओ, कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। तो इसको एक बार पॉज करो, नोट करो जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, चलो ले लिया होगा। इसी तरह का एक सवाल और करते हैं, उसको करने से पहले बस मैं चेंज करूंगा थोड़ा सा, करंट ऐसे है, करंट ऐसे फ्लो करेगा, बट उस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ और बता देता हूं मैं तुम्हें। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और पढ़ाता हूँ। वैसे देखो एग्जैक्टली जो आपने पढ़ा हुआ पहले वही पढ़ा रहा हूँ दोबारा। 11th क्लास में अपनी हीट पढ़ी है, हीट पढ़ा ना, हीट में आपने थर्मल कंडक्टिविटी पढ़ी थी, थर्मल करंट पढ़ा था, याद है। एग्जैक्टली सेम कहानी है इसकी, रजिस्टिविटी की कहानी एग्जैक्टली सेम है हीट की। तो अगर आप रजिस्टिविटी पढ़ रहे हो और हीट पढ़ रहे हो तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, बार बार दोनों को पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना। एक पढ़ा लो, दूसरा अपने आप ही समझ में आ जाएगा। कैसे देखो, तो 11th क्लास में आपने पढ़ा है थर्मल कंडक्टिविटी को। थर्मल कंडक्टिविटी की कहानी क्या थी भाई, हमारे पास ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में मान लो ये वाला हॉट एरिया है, ये वाला कूल एरिया है, तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, डायरेक्ट हीट करंट कहाँ से जाएगा, हीट करंट को मान लो I से लिखता हूँ, और बेसिकली I हमारा क्या होता है, dQ/dt, है ना। तो ये हीट करंट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाता है, यानी इसका जो फॉर्मूला आता था वो लिखते थे KA∆T/L, अगर ये लेंथ L है, ठीक। तो ये फॉर्मूला होता था हीट करंट का, इसको बोलते हैं हीट करंट, हीट करंट बोल देते हैं या थर्मल कंडक्टिविटी बोल देते हैं, ठीक है। किस रेट से हीट का फ्लो हो रहा है, अब हम यहाँ कहते हैं किस रेट से चार्ज का फ्लो हो रहा है उसको करंट बोलते हैं ना, इसी तरह किस रेट से हीट का फ्लो हो रहा है उसको क्या बोल देते हैं, हीट करंट। तो ये फॉर्मूला है I = KA∆T/L। अब देखो यहाँ भी कहानी कैसी है, सेम एग्जैक्टली सेम कहानी है, यहाँ भी कोई अंतर नहीं है। जैसे यहाँ एरिया A माना हुआ है, मान लो एरिया यहाँ भी A है, यहाँ से हमारा करंट पास हो रहा है I, ये लेंथ हमने मान ली हुई एग्जैक्टली L। अब यहाँ क्या करते हैं, पोटेंशियल यहाँ का V1 मान लेते हैं, यहाँ का V2 मान लेते हैं, एंड V1 इज ग्रेटर देन V2, तो यहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा ΔV। यहाँ टेम्परेचर का डिफरेंस था ΔT, T1 T2, T1 इज ग्रेटर देन T2,
यहाँ वोल्टेज का डिफरेंस है डेल्टा वी। अब यहाँ ये जो डेल्टा वी है, जैसे हम ओम्स लॉ में कहते हैं वी किसके इक्वल होता है आई आर, तो डेल्टा वी किसके इक्वल होगा, ये भी आई आर के इक्वल होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो भी वैल्यू आएगी, वी को भी हम एग्जैक्टली पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं, डेल्टा वी को भी लिख सकते हैं। अब जरा इस आर की वैल्यू लिखना, आर क्या होता है रो एल अपॉन ए। यहां से आई क्या आएगा, आई इज इक्वल्स टू निकालो जरा, ए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए अपॉन रो एल इंटू डेल्टा वी। जरा इसको देखो और इस फॉर्मूले को देखो, थोड़ा सिमिलर सा नहीं लग रहा, आई ए अपॉन एल, ए अपॉन एल, यहाँ डेल्टा टी है, यहाँ डेल्टा वी है, फर्क तो इतना ही है बस भाई, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, वहाँ टेम्परेचर का डिफरेंस है, बाकी कहानी सेम है। के कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, बट के की जगह यहाँ 1/रो है, या रो की जगह वहाँ कह दो 1/k है। अगर यहाँ मैं इस वैल्यू को ये के ए बाय एल, इसको अगर मैं ये लिख दूं आई इज इक्वल्स टू डेल्टा टी बाय आर टी, वेयर आर टी क्या है, आर टी है एल अपॉन के ए, एल अपॉन के ए, और इसको बोलते हैं आर टी को थर्मल रेजिस्टेंस। तो कई बार क्वेश्चन इस तरह के आते हैं भी, थर्मल रेजिस्टेंस पूछा जाता है, थर्मल रेजिस्टेंस के सवाल पूछ लेते हैं कि इसका थर्मल रेजिस्टेंस निकाल के दिखाओ, तो थर्मल रेजिस्टेंस यहाँ से निकाल सकते हो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। तो कभी भी थर्मल रेजिस्टेंस निकालना आ जाए या सिंपल रेजिस्टेंस निकालना आ जाए इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, बिल्कुल सेम कहानी है। इसी की तरह करो, जहाँ रो है उसकी जगह 1/k कर दो, क्योंकि देखो एग्जैक्टली यहाँ हम रो लिखते हैं, जब आर लिखते हैं तो लिखते हैं रो एल बाय ए, यहाँ रो है बट यहाँ कितना 1/k, इसका मतलब ये जो 1/k है, कहते हैं ना रजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है कंडक्टिविटी, वही है सेम। रो की जगह क्या करना है हमने 1/k करना है, हीट के अंदर जहाँ रो है वहाँ 1/k कर दो, बाकी सेम कहानी है, लेंथ एरिया बिल्कुल सेम नज़र आ रहा होगा तुमको। तो जहाँ जहाँ मैं ये क्वेश्चन बनाऊंगा, जहाँ जहाँ भी जिस तरह का भी क्वेश्चन बनेगा करंट का, सेम क्वेश्चन बनेगा इसमें थर्मल कंडक्टिविटी का। जब हीट निकालते हैं, इसमें करंट निकालते हैं, उसमें हीट करंट निकालेंगे, इतना ही अंतर है। आई थिंक सबको अच्छे से इसमें समझ में आ गया होगा। अगर थर्मल रेजिस्टेंस निकालना तो फॉर्मूला रो एल बाय ए की जगह 1/k एल बाय ए, ठीक है। तो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, चलो इसको एक बार पोस्ट करके नोट कर लो, ये बड़ा अच्छा जो है रिलेशन है, ताकि तुम्हें ध्यान रहेगा कि दो टॉपिक एक साथ चल रहे हैं। चलो तो अगला सवाल इसी में है, इसलिए इस डायग्राम को हमने अभी तक रब नहीं किया। तो क्वेश्चन क्या है समझो, अब करंट ऐसे नहीं जा रहा, अब करंट ऐसे नहीं जा रहा है, ये हमारा वही कंडक्टर है, ठीक है, इस तरह का। अब करंट, यही लेंथ है इसकी, एल लेंथ है, अब करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे पास हो रहा है। जरा इसको सोल्व करो, पॉज करो, नोट करो, सोल्व करो। चलो जल्दी सोल्व करके आओ, फिर देखते हैं एग्जैक्टली आपका सेम आंसर आया या नहीं आया। चलो सोल्व करो फटाफट। चलो कर लिया होगा, अब देखते हैं। अब देखो फॉर्मूला रेजिस्टेंस का तो वही है रो एल अपॉन ए, इसमें मटेरियल की रेजिस्टिविटी तो वही रहेगी। लेंथ कौन सा लेंगे, अब जब लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ लेते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो लेंथ कौन सी लेंगे, इस सेंटर से ही तो बढ़ेंगे ना। तो यहाँ पे लेंथ इन टर्म्स ऑफ कहीं ना कहीं इस रेडियस की फॉर्म में आएगी, कहीं ना कहीं इस रेडियस की फॉर्म में आएगी। एरिया कौन सा लेंगे, तो एरिया भी देखोगे, एरिया भी वो लेते हैं जिधर करंट निकल रहा है। अब करंट इधर से निकल रहा है, इधर से निकल रहा है, जैसे मान लो ये मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर के अंदर से करंट ऐसे बाहर आ रहा है, इसके नीचे से जा रहा है, तो कुल मिला के और फिर ऐसे जा रहा है, देखो इधर से इधर से। तो ये जो कर्व्ड बना हुआ है, इस कर्व्ड एरिया से तो जा रहा है ना,
ये जो इसका एज है यहाँ पे, यहाँ से तो करंट निकल ही नहीं रहा, तो इस एरिया से हमें मतलब ही नहीं है। सिलेंडर के कौन से एरिया से मतलब होगा फिर? कर्व्ड सरफेस एरिया से। मगर सोल्व कैसे करें? तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करो, इस सेंटर से एट ए डिस्टेंस r जाके, मान लो स्मॉल r, एट ए डिस्टेंस स्मॉल r जाके यहाँ पर एक इमेजिनरी सिलेंडर आप बाहर निकाल लो। एक इमेजिनरी सिलेंडर आप बाहर निकाल लो r डिस्टेंस पर जाके। तो अगर मैं एक इमेजिनरी सिलेंडर इसको कंसीडर करूं, देखो इस तरह से, ये मान लो ये फ्रंट से देखोगे आप, सामने से इधर से देखोगे ना, ये सिलेंडर है, यहाँ से देखोगे जैसे पिछले केस में देखा था। अब यहाँ से देखेंगे तो एग्जैक्टली हमें ऐसा नजर आएगा, ये है और एक हमारे पास ये है। इसकी इनर रेडियस है अपने पास r1 और आउटर r2 है। ये आउटर रेडियस कितनी है? r2 है। ये r2 रेडियस होगी यहाँ से यहाँ तक। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ से एट ए डिस्टेंस r जाके, देखो यहाँ से सेंटर से गया मैं एट ए डिस्टेंस r, और एक सिलेंडर मैंने कंसीडर किया इमेजिनरी। ये सिलेंडर मैंने यहाँ कंसीडर कर लिया। सिलेंडर करूँगा तो इसका कोई ना कोई इमेजिनरी क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ना। तो ये थोड़ा और अच्छे से आपको समझा दें तो उसके लिए हम थोड़ा सा दूसरे कलर का इस्तेमाल करते हैं। तो जो ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये अपना इमेजिनरी क्या है? सिलेंडर है। ये इमेजिनरी सिलेंडर हमने, अब ये यहां से देख रहे हो आप, देखो इधर यहां से सिलेंडर कंसीडर किया। अब ये जो नीले नीले वाला नजर आ रहा है, ये अंदर तक गया हुआ है, अंदर तक, मतलब इसको अगर मैं एग्जैक्टली ऐसे करके ऐसे कर दूं तो इसकी लेंथ इतनी है, यहां से लेके यहां तक पूरा सिलेंडर है लंबा। तो इन इस पूरे सिलेंडर को अगर बाहर ले लूं और एक चीज और मान लूं कि जो ये इनकी विड्थ आई है, ये वाली जो ये विड्थ है, ये कितनी है? ये विड्थ मैंने मान ली dr मान ली। चलो ये विड्थ dr है, यहाँ से इसका डिस्टेंस r है। r डिस्टेंस में हमने इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर किया है। थोड़ा इस सिलेंडर को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, बिल्कुल देखो ये सिलेंडर ऐसा है, ये सिलेंडर हमारा कुछ ऐसा है और इसकी कुछ मोटाई भी है ना, ये मोटा भी है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ये जो dx माना है ना ये। अब करंट जो है यहाँ से इसकी रेडियस r है और इसकी जो ये डिस्टेंस कितना माना था? dx, ये वाला, सॉरी dr, ये कितना माना हुआ है? dr। ठीक है। अब देखो करंट कैसे निकल रहा है। हमने इसको ऐसे कंसीडर किया तो करंट ऐसे जा रहा था, देखो ऊपर की तरफ। अब एग्जैक्टली इसको मैं ऐसे कर दूं, देखो इमेजिन करो ये इस तरह का है, करंट ऐसे जा रहा है और मैं आपको इस तरह का हिस्सा दिखा रहा हूं, तो करंट ऐसे तो जा रहा होगा। करंट किसके अलोंग जा रहा है? ऐसे तो जा रहा है ना, यानी कि इस dr के अलोंग तो जा रहा है ना। तो जब रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा? रजिस्टिविटी तो वही है, रो तो वही है। अब लेंथ कौन सी लेते हैं हम? लेंथ कौन सी लेते हैं? अब क्योंकि मैं r डिस्टेंस पे जाकर मैंने एक छोटा सा इमेजिनरी सिलेंडर, मैंने ये जो निकाला है बाहर, इसको कंसीडर किया। अभी मैं छोटा सा ये एलिमेंट्री सिलेंडर है, इमेजिनरी सिलेंडर है, इसकी रेजिस्टेंस की बात करूं तो क्योंकि छोटा है इसलिए रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? dr हो जाएगा। ऐसे dr रेजिस्टेंस हो जाएगा। रजिस्टिविटी है रो। अब लेंथ कितनी लेंगे? तो मैं वही बता रहा था कि जैसे जो करंट है वो किसके अलोंग निकल रहा है? इस dr के अलोंग तो निकल रहा है, चाहे यहाँ से निकालो, चाहे यहाँ से निकालो, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, कर्व्ड सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग तो निकल रहा है। तो लेंथ कितना ले लेंगे हम? dr। dr इसकी लेंथ हो गई, ठीक है जी। एरिया कौन सा लेंगे? भाई कर्व्ड सरफेस एरिया, मैंने बताया था ना भाई, ये इमेजिनरी सिलेंडर, इसको हमेशा मार्कर को ध्यान में रखोगे, बड़ा अच्छा से क्वेश्चन सोल्व होगा। ये सिलेंडर है, यहाँ से ऐसे करंट निकल रहा है, ऐसे करंट निकल रहा है, तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे।
कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r, 2 पाई इसकी रेडियस कितनी है r, और हाइट होती है सिलेंडर की, या लेंथ ले लें तो एग्जैक्टली मैंने ये लेंथ ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सिलेंडर माना था ना, इमेजिनरी सिलेंडर की लेंथ कितनी है, पूरी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 पाई r l, ये होगा ना, रो डी आर अपॉन 2 पाई r l। ये रेजिस्टेंस निकल के आ गया मेरे इस इमेजिनरी सिलेंडर का, कितने डिस्टेंस पे जाके, r डिस्टेंस पे जाके। तो क्या ऐसे ऐसे इनफाइनाइट इमेजिनरी सिलेंडर होंगे यहां से लेके यहां तक, या यहां से लेके यहां तक? यहां से यहां की बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे तो आएगा ही आएगा वो, क्योंकि यहां से आगे बात करो तो ऑटोमेटिकली यहां तक तो अपने आप ही आ गया। तो कि यहां से लेके यहां तक क्या ऐसे ऐसे इमेजिनरी सिलेंडर बहुत सारे होंगे, है ना। एक देखो कंसीडर करो, ये भी मैंने इतना छोटा सा लिया है, छोटे से में से करंट ऐसे जा रहा है, तो ये जा रहा है करंट, इस तरह से देखोगे तो ऐसे करंट ऐसे जा रहा है, और इस तरह से देखोगे तो करंट देखो ये ऊपर करंट निकल रहा है, ये इमेजिनरी, फिर एक और होगा, फिर एक और होगा, फिर एक और होगा, फिर एक और होगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे इमेजिनरी सिलेंडर्स आएंगे। तो जितने भी इमेजिनरी सिलेंडर आएंगे उन सबकी रेजिस्टेंस निकाल के जोड़ दूंगा। अब रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन करते हैं तो 10th क्लास में पढ़ा है, सीरीज करें या पैरेलल करें, सीधे तो नहीं जोड़ सकते, पहले देखना जरूरी है कि सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा पैरेलल, तो इसका लेक्चर भी 12th क्लास में भी आएगा, वो आगे आएगा। बट इतना तो आपको पता है कि सीरीज और पैरेलल में कैसे जुड़ते हैं, सीरीज में सीधे जुड़ते हैं, पैरेलल में 1 बाय करके जुड़ते हैं। तो अगर ध्यान से देखोगे जितने भी इमेजिनरी सिलेंडर बनाओगे, चाहे 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट जितने बनाओगे, हर एक सिलेंडर से क्या एक ही करंट जा रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम करंट जा रहा है। तो क्या अगर हर एक रेजिस्टेंस, हर एक इमेजिनरी सिलेंडर से एक ही करंट जा रहा है तो सीरीज में होंगे, बिल्कुल होंगे। तो सबके रेजिस्टेंस को क्या कर देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे ही करते हैं ना। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू सोन, सबको जोड़ देंगे। तो यहाँ एक सिलेंडर का रेजिस्टेंस है DR, तो टोटल कितना होगा, क्या करेंगे DR का इंटीग्रेशन। तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा यहाँ पर, वो टोटल रेजिस्टेंस एग्जैक्टली कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DR। तो इंटीग्रेशन कर दो, रो DR अपॉन 2 पाई R और L, ठीक है। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, तो देखो सेंटर से बढ़े ना, सेंटर से बढ़े, ये जो सेंटर से भी नहीं, क्योंकि होलो था तो यहाँ तक तो R1 रेडियस, तो R1 से बढ़े कहाँ तक गए, R2 तक गए। तो R1 से बढ़े और कहाँ तक गए, R2 तक, इनर रेडियस से आउटर रेडियस तक गए हैं, बीच की तो कोई बात ही नहीं, करंट यहाँ से निकला यहाँ से निकला, तो यहाँ से निकल के यहाँ तक गया, तो इनर रेडियस R1 से लेके और कहाँ तक गए, R2 तक गए, निकाल दो। DR का इंटीग्रेशन हो गया R, इसमें से जो कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, रो और अपॉन 2 पाई L ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा DR अपॉन R। इसको सोल्व कर दो जरा, रो अपॉन 2 पाई L, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉगरिथम बेस E R, और ये हो जाएगा R1 से R2। ये किया हुआ आपने पहले, तो इसको मैं एक बार इसको नोट कर लेना, चाहे इसके बाद एग्जैक्टली मैं यहाँ लाइन लिख देता हूँ आपकी। जो R आया हमारे पास कितना आया, रो अपॉन 2 पाई L लॉगरिथम बेस E, R की जगह अपर लिमिट R2 माइनस लॉगरिथम बेस E लोअर लिमिट, लॉग A माइनस लॉग B को क्या लिख सकते हो, तो रो अपॉन 2 पाई L लॉगरिथम बेस E R2 अपॉन R1। तो ये एग्जैक्ट रेजिस्टेंस निकल के आएगा इस क्वेश्चन का। बड़ा अच्छा सवाल था, ठीक है। तो एक बार देख लो जल्दी से, नोट करो, पॉज करके नोट करो जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अच्छे से इसको नोट कर पाओ बाद में। अगर आपको कहीं भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन रही है तो एक बार दोबारा से लेक्चर को रिवाइंड करके देखना, समझ में आएगा। और इसको समझने के बाद फिर एक बहुत अच्छा सवाल देने जा रहा हूँ, वो करो, वो करके दिखाओ। हर अच्छी किताब में वो क्वेश्चन दिया हुआ है, हर अच्छी किताब में। चलो देखते हैं, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखना।
हर अच्छे किताब में ये दिया हुआ है, जितने भी कंपटीशन की अच्छी किताबें हैं उन हर सब किताबों में ये क्वेश्चन है। ये सेंटर है O, इसकी रेडियस A हो गई, यहाँ से करंट पास हो रहा है I, ठीक है। ये है इसकी रेडियस है B। गिवन कंडीशन है कि जो B माइनस A है दिस इज मच मच लेस देन L, और L क्या है, यहाँ से यहाँ तक की ये जो टोटल लेंथ है ये L है। इस O से O डैश तक की जो टोटल लेंथ है वो L है। ये एक आपको सरफेस गिवन है, एक शेप गिवन है जिसमें नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल रेजिस्टेंस बताना है इस कंडक्टर का, यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल रेजिस्टेंस बताना है कंडक्टर का। तो ज़रा इसको पॉज करो, नोट करो और शुरू हो जाओ जल्दी से, फटाफट करो जल्दी, फिर देखते हैं कहाँ तक किसने सही निकाला। चलो निकाल लिया होगा। चलो हम देखते हैं अब देखो फॉर्मूला तो वही है, जब R निकालना तो फॉर्मूला होना चाहिए रो L अपॉन A। इस फॉर्मूले में रो होती है पूरे मटेरियल की रेजिस्टिविटी, वो जो कंडक्टर जिस मटेरियल से बना है, तो ये फिक्स है। लेंथ कौन सा लेते हैं, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, तो लेंथ जनरली हमें लग रहा है L, तो L लेंगे। एरिया कौन सा लेंगे, अब अगर एरिया यूनिफॉर्म होता तो हम सीधा एरिया लिख देते, जो भी एरिया हमारा आता है इसके अंदर, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता पाई आर स्क्वायर लिख देते, बट ऐसा नहीं है। ये लगातार ऐसे एरिया बढ़ रहा है, 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 क्या करेंगे। चलो तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, यहाँ से x डिस्टेंस पे जाकर कोई एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं, हम वही काम करते हैं। यहाँ से एट ए डिस्टेंस x पर जाकर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट्री सरफेस ले लिया, ये छोटा सा, ठीक है, ये छोटा सा, उसमें ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है आपकी dx, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये डिस्टेंस है x, यानी O से यहाँ पर जाकर x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट्री ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया, एलिमेंट्री सरफेस ले लिया। और एक्चुअली में ये जो एलिमेंट्री सरफेस है ये कैसा होगा, एक डिस्क की तरह होगा ना, देखो इस तरह से है, ये कर्व्ड है और बढ़ रहा है, कर्व्ड है बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है ना। तो ऐसे काटेंगे जब इस हिस्से में तो एक डिस्क निकल के आएगी अपने पास, एलिमेंट्री डिस्क हमने इमेजिनरी डिस्क कंसीडर कर ली, जिसकी विड्थ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक dx, और यहाँ से ये डिस्टेंस मैंने मान लिया r है ना, यहाँ से यहाँ तक की ये जो हाइट मान ली ये कितनी है, r है, ठीक है। करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ r मान ली। चलो तो हमने यहाँ पे क्या कर लेंगे, कंसीडर एन एलिमेंट्री डिस्क एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में गिवन है। चलो जी, अब इस एलिमेंट्री डिस्क का अगर मैं रेजिस्टेंस निकालना चाहूं तो कितना आएगा, देखो रेजिस्टेंस ऑफ दिस डिस्क, क्योंकि देखो छोटा सा हिस्सा लिया ना तो रेजिस्टेंस भी स्मॉल होगा, तो मैंने मान लिया dr। अब dr कितना होगा, फॉर्मूला तो ये है, तो क्या इस एलिमेंट्री ये जो डिस्क है इसकी रेजिस्टिविटी भी कितनी होगी, रो, इसकी लेंथ कितनी होगी, देखो करंट के अलोंग लेंथ लेते हैं, करंट ऐसे गया तो यहाँ से लेके यहीं तक तो गया ना, करंट यहाँ से लेके यहाँ तक गया, कितना गया dx, तो रो इंटू dx, रो इंटू dx। और फिर एरिया, एरिया क्या होगा, डिस्क ऐसे सर्कुलर होता है, डिस्क कैसे होता है, सर्कुलर होता है ना। अब सर्कुलर डिस्क का तो क्या लेंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई यहाँ से यहाँ तक की रेडियस
आर, ये देखो ऐसे जाके ऐसे घूम जाएगा ना ये, तो अप्रोक्स ये आर रेडियस मान के, तो पाई क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ये मान लो इक्वेशन 1। अब ये इस तरह की डिस्क होगी। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या किया था हमने, इस तरह से कर्व्ड सिलेंडर था, उसमें से एक सिलेंडर निकाला था, इनफाइनाइट सिलेंडर को हमने जोड़ दिया था इंटीग्रेट करके, क्योंकि सीरीज में थे। ऐसे यहाँ जैसे एक ये मैंने डिस्क निकाली है, एक यहाँ भी निकाल सकता हूँ, यहाँ भी निकाल सकता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक इनफाइनाइट डिस्क में निकाल सकता हूँ, और उन सबका रेजिस्टेंस मैं जोड़ दूंगा तो क्या आएगा, टोटल रेजिस्टेंस। उस सबका रेजिस्टेंस जोड़ेंगे कैसे, इंटीग्रेट करके। क्यों, क्योंकि जितने भी डिस्क आएंगे सब सीरीज में हैं, एक ही करंट तो सबसे जा रहा है, जितने भी डिस्क बनेंगे हर एक से एक करंट जाएगा, तो सबके सब सीरीज में है। अब ये कहानी तो बाद की है कि भाई उसको जोड़ देंगे, बट यहाँ अगर देखोगे ध्यान से, अगर मैं इंटीग्रेट करने भी लग जाऊँ तो यहाँ डी एक्स है, यहाँ आर है, ये डी एक्स भी वेरिएबल है और ये आर भी, देखो ये आर यहाँ है, फिर यहाँ बढ़ जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा, तो डी एक्स और आर ये दोनों ही वेरिएबल हैं। तो हमें इसमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि कोई एक रिलेशन निकल जाए डी एक्स और आर के बीच में, या तो आर डी एक्स की फॉर्म में आ जाए या डी एक्स आर के फॉर्म में आ जाए, तो ये हमारा थोड़ा सा आसान हो जाएगा इंटीग्रेट करना। तो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं जी। इसके लिए क्या करो, यहां से अगर मैं एक ये लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, यहां से ये लाइन, चलो यहां तक ड्रॉ कर दिया, ये ए है तो ये भी ए होगा, ये पूरा बी है, तो यहां से लेके यहां तक ये कितना हुआ, ये बी माइनस ए हो गया। देखो ये ए था तो ये भी ए, टोटल बी है, बी में से इतना घटा दो तो ये कितना बच जाएगा, बी माइनस ए। ये वैल्यू बी में से ए माइनस करो तो बी माइनस ए बच गया। यहां एंगल हमने कंसीडर कर लिया थीटा। इस पॉइंट का अगर मैं नाम दे दूं के एल एम, और इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा बाहर निकाल लूं, लॉजिक के एल एम, और ये एंगल हो गया थीटा, ये बी माइनस ए, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी दे रखी है, एल। देखो ये पूरी लेंथ कितनी दे रखी थी, एल, तो ये एल हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ टेन थीटा निकालूंगा तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि बी माइनस ए अपॉन एल। अब तुम कहोगे सर ऐसा कर क्यों रहे हो, किस लिए कर रहे हो, तो बता दो। चलो बताता हूँ मैं। ऐसा किस लिए किया है, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे एक एक्स और आर में रिलेशन चाहिए, और वो आएगा कैसे, वो आएगा ये जो लाइन दिख रही है ना एल से के की तरफ, ये लाइन स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं ऐसा मान लूँ कि ये वाली जो एक्सिस है मेरी, ये एक्स एक्सिस है, और ज़रा ये देखो ये वाली एक्सिस, ये मेरी वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, उसमें ये लाइन बनी हुई है, देखो ऐसी इस तरह की है। कहाँ बनाऊँ, चलो यहीं बना के देता हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और उस पर ये लाइन ऐसे बनी हुई है, देखो ये वाली एल पॉइंट से के पॉइंट तक ये लाइन ऐसे बनी हुई है, बनी हुई नहीं, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के ऊपर ये लाइन बनी हुई है, और लगातार देखो ये बढ़ता जा रहा है। मुझे पता है ये स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सबने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये। जिनके पास बायोलॉजी है वो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, उनको याद रखना पड़ेगा। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन होती है। m स्लोप होता है, c y इंटरसेप्ट होता है। देखो y क्या है, इस एक्सिस के अलोंग जो भी वैल्यू लोगे, m क्या है, इस लाइन का, यानी जो लाइन बनी है ना इसका स्लोप, स्लोप होता है टेन थीटा, यानी कि ये वाला एंगल जो हमने भी कैलकुलेट किया है, ये वाला m क्या होगा, ये x एक्सिस के अलोंग जो वैल्यू होगी। c होता है y इंटरसेप्ट, यानी कि लाइन y एक्सिस को जहाँ कट करेगा वो होता है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं रिलेशन बनाऊं तो क्या बनेगा, देखो y एक्सिस पे मैंने क्या लिया था, r लिया था, देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो y में क्या ले लूँ मैं, r, y की जगह क्या आ जाएगा, r, m की जगह क्या आएगा, b माइनस ए अपॉन एल, x, x एक्सिस में x ही है, x प्लस c, c क्या है, y इंटरसेप्ट। अब देखो y एक्सिस ये है,
इस वाई एक्सिस पे ये लाइन यहाँ कट कर रही है, तो ओरिजिन से ये कितनी ऊपर है, ए डिस्टेंस ऊपर है ना, तो ये हो जाएगा प्लस ए। देखो दोबारा समझा दो, दोबारा समझ लो एक बार। ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। y है मेरा y एक्सिस पे, y एक्सिस पे मैंने क्या लिया है r, तो y की जगह आ जाएगा r। स्लोप की जगह कितना है, b माइनस ए बाई एल, मैंने स्लोप ऊपर से निकाला है, इंटू में x प्लस सी क्या होता है, y इंटरसेप्ट। ये ग्राफ y एक्सिस को जहाँ काटेगा, कहाँ काटेगा, a पर, तो a आ गया। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से देखो r और x में एक रिलेशन आ गया हमारे पास, r और x में रिलेशन आ गया। बट मुझे dx चाहिए तो क्या करो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, dr बाय dx, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन आएगा b माइनस ए बाय एल, एक्स का हो जाएगा 1। पावर डिफ्रेंशिएशन ऐसे करते हैं ना, 1 पावर आगे मल्टीप्लाई विद माइनस, 2x होता तो 2 आ जाता, तो ये कॉन्स्टेंट है, एज इट इज आ गया, प्लस ए कॉन्स्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0। यहाँ से dr कितना आया, b माइनस ए अपॉन एल इंटू डी एक्स। तो dr तो नहीं है मेरे पास, dx है, तो यहाँ से dx निकाल लो, dx कितना आएगा, l अपॉन बी माइनस ए, क्योंकि l इधर चला जाएगा, b माइनस ए नीचे, इंटू में dr। ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो। सो देयरफॉर dr कितना होगा, रो dx की जगह आएगा ये l इंटू डी आर अपॉन बी माइनस ए। देखो रो dx की जगह पूरी वैल्यू आ गई, नीचे है पाई आर स्क्वेयर, तो पाई आर स्क्वेयर, ये आ गया रेजिस्टेंस की, आ गई रेजिस्टेंस की वैल्यू फॉर दिस एलिमेंट, फॉर दिस डिस्क। इस छोटे से डिस्क का रेजिस्टेंस होगा ये। अब ऐसे ऐसे इनफाइनाइट डिस्क होंगे तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर, यानी इंटीग्रेशन ऑफ रो एल डी आर अपॉन बी माइनस ए इंटू में पाई आर स्क्वेयर। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, इंटीग्रेशन आर का हो रहा है, तो देखो ये जो आर है ये कहाँ से वेरी कर रहा है, ये यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ इसकी वैल्यू कितनी थी ए, और ये बढ़ते 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 कितनी हो गई बी। देखो ए यहाँ से बढ़ते 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 बी होगी, ये ओरिजिन हो गया अपना, इससे ऊपर बढ़ रही है ना, ये देखो ये, यानी ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक कर दो इंटीग्रेट। करेंगे क्या, रो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो पहले, रो इंटू में एल अपॉन पाई इंटू में बी माइनस ए, पाई इंटू बी माइनस ए, इंटीग्रेशन हो जाएगा डी आर अपॉन आर स्क्वेयर का ए से लेकर बी तक। कोई दिक्कत वाली बात मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो तो एक बार इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इधर साफ करके उसको इंटीग्रेट कर सकूं, जल्दी से ले लो फटाफट, ठीक है, ले लिया। चलो अब जरा इंटीग्रेशन करते हैं उसका, तो आर मेरे पास टोटल कितना आएगा, रो इंटू में एल अपॉन पाई इंटू बी माइनस ए। इंटीग्रेशन करेंगे, आर स्क्वायर को ऊपर लेके जाओ, ऐसा देखो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आता है -1/r, मगर मैं फिर भी करके दिखा रहा हूँ, कईयों को नहीं आता होगा तो एक बार सीख लेंगे। स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे, आर की पावर -2 लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो इंटू में डी आर ए से बी, रो इंटू में एल अपॉन पाई इंटू में बी माइनस ए। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, पावर में एक जोड़ते हैं, -2 में एक जोड़ोगे तो कितना आएगा, -1, यानी r की पावर -1 और -1 से डिवाइड, a से लेकर b तक, और r की पावर -1 को क्या लिख सकते हो, 1/r लिख सकते हो ना, तो ये आ गया माइनस का 1/r। चलो जी, r इक्वल टू रो एल अपॉन पाई इंटू बी माइनस ए। अब यहाँ क्या करेंगे, माइनस का 1/r है, अपर लिमिट यानी कि r की जगह b माइनस, चलो ये जो माइनस साइन था इसको बाहर निकाल लो ताकि आसानी से आपको और समझ में आ जाएगा। माइनस को ले लिया मैंने बाहर, r की जगह अपर लिमिट 1/b माइनस लोअर लिमिट 1/a, ठीक है, 1/b माइनस 1/a,
यहाँ से ये आ गया आपके पास, ठीक है। माइनस साइन को अंदर ले जाओ तो ए प्लस का हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा माइनस का। तो क्या मैं डायरेक्ट यहीं लिख दूँ, देखो माइनस साइन अंदर ले जाओ तो ए प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1/a माइनस 1/b, देखो तो लिख सकते हैं ना। तो ये आ जाएगा अंदर 1/a माइनस 1/b, स्पेस कम होने की वजह से मैंने यहीं कर दिया। अब इसको सोल्व कर लो, आर कितना आएगा, रो एल अपॉन पाई इंटू में बी माइनस ए इंटू में, इसका एलसीएम आएगा ए बी, ऊपर आएगा बी माइनस ए, बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल, फाइनल आर आ गया रो एल अपॉन पाई इंटू में ए बी। दिस इज द फाइनल आंसर, रो एल अपॉन पाई ए बी। तो फाइनली आर आया हमारे पास रो एल अपॉन पाई ए बी, रो एल अपॉन पाई ए बी, ठीक है। तो ये फाइनल रेजिस्टेंस निकल के आया, ठीक है। एक बार मैं दोबारा बता दूं जल्दी जल्दी से क्या कुछ हुआ था। यहाँ से यहाँ तक हमें रेजिस्टेंस निकालना था, तो हमने एक एलिमेंट्री पार्टिकल लिया, ये इसमें एक्स डिस्टेंस पर जाकर लिया था, तो इसका जो करंट लेते हैं अलोंग द एक्सिस, तो हमने वो लिया dx और ये वैल्यू थी r, इसमें dx भी वेरिएबल था, r भी वेरिएबल था। तो जो dr की वैल्यू हमारी निकल के आई थी उसमें हमें क्या चाहिए था, dx और r के लिए रिलेशन। उसके लिए हमने ये ट्रायंगल बनाया ये वाला, इससे स्लोप लिया, स्लोप से हमने इक्वेशन बनाई y = mx + c, उससे रिलेशन डिराइव किया, फिर इंटीग्रेट किया और आंसर आ गया। ज़्यादा डिटेल के लिए अगर मान लो अभी नहीं समझ में आया आपको तो एक बार और रिवाइंड करो, दोबारा से देखो, आराम से समझ में आएगा, उसके बाद खुद सॉल्व करके देखो, ज़रूर आएगा, ठीक है। अब इसमें कहानी है यही चीज़, b माइनस ए मच लेस देन l, ये कहाँ इस्तेमाल हुआ, क्योंकि सर ये तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ कहीं, ये इस्तेमाल हुआ है। जिसने भी क्वेश्चन बनाया बड़ा अच्छी चीज़ लिखी हुई है ये, क्योंकि इस कंडीशन के बिना जो हमने इमेजिन किया संभव नहीं था। देखो कहाँ ये ऐसे कर्व्ड है, तो थोड़ा सा अगर तुम देखोगे ये कर्व ऐसे बना हुआ है ना ऐसे, और हम तो वर्टिकल ले रहे हैं ऐसे, तो ये जो हिस्सा बच रहा है इतना यहाँ और इतना यहाँ, ये छोटा, ये बहुत माइनर है, ये नेगलेक्ट हो सकता है, इसलिए कंडीशन गिवन है b माइनस इज मच लेस देन l, तभी हम सारा कर पाएंगे, इसलिए कंडीशन गिवन है, ठीक है। तो ज़रा इसको नोट करो फटाफट, पोज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इससे रिलेटेड ही, यानी कि इसी फॉर्मूले से रिलेटेड r = रो एल बाई ए से कुछ बहुत आसान सवाल भी आते हैं, वो भी कर लेते हैं। ये थोड़े से हमारा जो है किस किस पोजीशन डिपेंड करता है वो फाइंड आउट करने के लिए एग्जांपल्स हमने किए। चलो, तो अभी प्रीवियस जितना भी हमने पढ़ा है उसमें से अगर चेक करें कि रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन व्हाट, पहला लेंथ ऑफ कंडक्टर, दूसरा एरिया ऑफ कंडक्टर, तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल। देखो R = रो एल बाय ए, यही फॉर्मूला था ना। तो लेंथ पे, एरिया पे और रजिस्टिविटी पे। चौथा कौन सा अभी बताया ना, डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट। तो रेजिस्टेंस करंट की डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है कि कैसा होगा। और एक फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी हमने पढ़ा था इसके अंदर कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करते हैं, इसलिए और रेजिस्टेंस भी क्या है, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तुम्हें ये पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस इन 5 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल जो पूछा जाता है, देखो जरा वो करते हैं। क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R is stretched to twice its original value. What will be the new resistance of wire? अब देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, सोच लो। तो कई बार नीट में बहुत आसान क्वेश्चन भी आ जाता है।
तो इस तरह के सवाल कैसे करते हैं, पहले ऑप्शन में दे दूं, चलो एक बार आप ट्राई करो। ऑप्शन है नया रेजिस्टेंस क्या आर का आर रहेगा, 2R हो जाएगा, 4R हो जाएगा, या R/4 हो जाएगा। ठीक है, चलो ट्राई करो जरा एक बार, बताओ मुझे फटाफट, पोज करो जल्दी से। हाँ कर लिया होगा, चलो सोल्यूशन करते हैं, देखते हैं। देखो करना खुद है अपने बार, एक बार अपने आप जरूर करना है, तभी आपको आएगा ये। अब ये कह रहा है इनिशियल रेजिस्टेंस R था, उसकी लंबाई को खींच दिया, यानी कि ये मेरे पास कंडक्टर है जिसकी लेंथ है L फिलहाल। अब इसकी लंबाई को खींच दिया तो ये खिंच गया जी, L से कितना हो गया 2L। अब एक चीज़ देखो, उसने कहा इसको खींच के डबल कर दिया है। उसने ये नहीं कहा कि L लेंथ थी और एक और कंडक्टर लाके उतनी लेंथ का जोड़ दिया तो भी लेंथ डबल होगी। दोनों में सिचुएशन में फ़र्क है, ध्यान दो। उसने ये नहीं कहा कि जितनी कंडक्टर की लेंथ है उतनी लेंथ का एक और कंडक्टर लाके इसके साथ जोड़ दिया तो भी लेंथ डबल है। इसने कहा खींच के क्या किया है, डबल किया। तो क्या जब खींचेंगे तो वायर पतली होती जाएगी? बिल्कुल होगी। पतली होगी तो क्या उसका एरिया रिड्यूस होगा? बिल्कुल होगा। तो हमें दोनों फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। अब हमारे पास फॉर्मूला है R = ρL/A। तो नया रेजिस्टेंस मान लो मैं कहता हूं R' होगा, या मान लो पहला R1 है और दूसरा R2, जो नए वाला है वो R2 है, ये था ρL1A1। नया रेजिस्टेंस में रजिस्टिविटी तो उतनी रहेगी क्योंकि मटेरियल वही है, ये L2 हो जाएगा और A2 हो जाएगा। अब L2 और A2 कितना होगा हमें यही कैलकुलेट करना है, L2 कितना होगा और A2 कितना होगा। तो ध्यान दो कि क्या जब मैं इसको खींचूंगा, जब उसको इसकी लंबाई को डबल कर देंगे तो क्या इसके वॉल्यूम पर कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा ना। तो जितना वॉल्यूम पहले है उतना ही वॉल्यूम बाद में होगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया इंटू लेंथ, तो A1L1 क्या हो जाएगा A2L2। यहाँ से ज़रा A2 निकालो कितना आएगा, A2 आएगा A1L1/L2। तो A1L1, L2 कितना कह रहा है, स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस, कितना कह रहा है, स्ट्रेच टू ट्वाइस। तो L2 की जगह आ जाएगा 2L1, L1 से L1 कट गया, A2 कितना आया A1/2। यानी कि जितनी लेंथ बढ़ी है उतना ही एरिया कम हो गया है, पतला हो गया ना। डबल की तो एरिया हाफ हो गया। अगर मैं इसमें ये कहता कि इसकी लेंथ को 3 गुना कर दिया तो एरिया 1/3 होता, 5 गुना कर दिया तो एरिया 1/5 हो जाता। ये दोनों वैल्यू जरा यहाँ पुट कर दो। R2 कितना आएगा ρL2 की जगह क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ L1, तो गिवन ही है L2, L1 L था तो L2 कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ L1। अब A2 कितना है, A1 का हाफ, 2 चला जाएगा ऊपर, R2 = 2 × 2 4, ρL1/A1। ρL1/A1 किसके इक्वल है, R1 के। तो R2 कितना हो गया 4 × R1। तो कितना आएगा आंसर, पहले रेजिस्टेंस R था तो अब कितना हो जाएगा 4R इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आ जाएगा। पोज करके नोट कर लो एक बार फटाफट या स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसी में एक चीज़ और देखो, इसी क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, सिर्फ एक वर्ड चेंज करूंगा और पूरा क्वेश्चन बदल जाएगा और इसके ऑप्शन दूसरे हो जाएंगे। मान लो इसी में एक ऑप्शन में दे देता 9R। अब ऑब्वियस सी बात है, मैंने ऑप्शन दिया था तुमको, यही आंसर होगा, बिल्कुल सही है। मैं यहां कर रहा हूं इन स्ट्रेस्ड बाय ट्वाइस, सेम स्टेटमेंट, सेम क्वेश्चन, एवरीथिंग इज सेम, जस्ट 2 इज रिप्लेस्ड बाय। इस 2 को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, बाई से। देखो दोनों में अंतर है। मैंने कहा लेंथ इज स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस, मतलब लेंथ को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया। मैं कहूँ लेंथ इज स्ट्रेच्ड बाय ट्वाइस, मतलब 2 गुना बढ़ाई गई है, हो कितनी गई है 3 गुना। देखो कैसे, मेरे पास 100 रुपये हैं, मैं कहूँ मेरे पास 2 गुना रुपये हो गए, तो 100 का 2 गुना 200, यानी कि 200 रुपये हो गए मेरे पास। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास 100 रुपये हैं और 2 गुना रुपये बढ़ गए, 2 गुना रुपये बढ़ गए, तो कितने बढ़ गए, 200 रुपये बढ़ गए। 100 पहले से थे तो टोटल मेरे पास कितने रुपये हो गए, 300 रुपये। तो एट प्रेजेंट मेरे पास कितना हो गया, 3 टाइम्स हो गया।
कितना हो गया, 3 टाइम्स हो गया। तो 3 टाइम्स हो गया, तो इसलिए यहाँ ट्वाइस की जगह आपको क्या लेना पड़ेगा, थ्राइस। जो है मैंने L2 को 2L1 लिया है, 3L1 लेना पड़ेगा। तो ये बड़ा ही माइनर सा पॉइंट है, मगर ये इंपॉर्टेंट बहुत है, क्वेश्चन को गलत करवा देता है तुरंत। तुम इंक्रीज टू ट्वाइस पढ़ोगे, सीधा ये आंसर 4R निकाल दोगे, गलत हो जाएगा आंसर, जबकि क्या है 9R। और नीट के क्वेश्चन में यही आया हुआ था, इंक्रीज बाय ट्वाइस, जहाँ कई बच्चे सिर्फ इसको निकाल के आ गए थे और ये गलत हो गया था। तो आसान क्वेश्चन देते तो उसके अंदर ट्रिक भी लगाते हो, इसलिए ध्यान रखना है आसान क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं घुमा रखा हो, तो बड़ा ध्यान से पढ़ के करना है। तो इंक्रीज अगर देखो इंक्रीज 2 ट्वाइस लिखा होगा तो उतना ही लेना है, जब बाय कहेगा तो 1 प्लस कर देना, बाय ट्वाइस कहेगा तो 3, बाय थ्राइस कहेगा तो 4 गुना, बाय 5 टाइम्स कहेगा तो 6 गुना, 2 5 टाइम्स कहेगा तो 5 ही लेना है। यानी कि इंक्रीज 2 कहे तो उतना ही लेना है, इंक्रीज बाय कहे तो 1 प्लस करके लेना है। ठीक है, इतनी छोटी सी बात ध्यान रखनी थी। अब इसी क्वेश्चन में एक चेंज और करता हूं मैं। चेंज क्या करता हूं, लेंथ इज स्ट्रेच्ड की जगह कंप्रेस्ड कर देता हूं। इट इज कंप्रेस्ड बाय ट्वाइस टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। नया रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। चलो देखो, अब इसमें क्या किया है, कंप्रेस किया है, तो फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम ही लगने वाला है। फर्क क्या आ जाएगा, देखो यहां पे अब जो नई लेंथ है L2 वो L1 का हाफ हो गई है। तो अगेन A1 L1 A2 L2 करूंगा, यहां से A2 निकालूंगा, आएगा A1 L1 बाय L2। तो A1 L1 L2 कितना है, L1 का आधा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, A2 हो जाएगा 2, A1 L1 से L1 कट जाएगा। काम वही हुआ, वहां क्या होता था, लेंथ को डबल किया एरिया आधा हो गया, यहाँ लेंथ को आधा किया तो एरिया डबल हो गया, बात तो वही पड़ी। ठीक है ना, उल्टा ही रिलेशन हुआ। अब ये दोनों वैल्यू जरा यहाँ रखो तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा ये देखते हैं, पर रेजिस्टेंस भी उल्टा है, वहाँ 4 गुना हुआ था, यहाँ 1/4 हो जाएगा, सीधी सी बात है। निकाल के भी देख लेते हैं। रो L2 कितना है, L1 का हाफ, A2 कितना है, ट्वाइस ऑफ A1, 2 नीचे आ जाएगा, 1/4 रो L1 बाय A1, ये किसके बराबर है, R1 के, तो R2 आ गया R1/4, आंसर हो जाएगा R/4। ठीक है, अब दोनों में ही आपने इंक्रीज 2 और बाय का ध्यान रखना है। अब मैं बताता हूं इसका एक बड़ा छोटा सा तरीका, शॉर्टकट, कि इस तरह क्वेश्चन आए, ऑब्जेक्टिव है, आपने इतना लंबा चौड़ी कहानी, अभी जो इतनी लंबी चौड़ी कहानी करी है इसको करने की जरूरत नहीं है। इसकी जगह एक शॉर्टकट आप अपना सकते हो, क्या है, मगर उसके लिए कंडीशन याद रखना पड़ेगा आपको। कंडीशन क्या है कि इस, जैसे हम कह रहे हैं, इसी कंडक्टर में चेंज हो रहा है, लेंथ चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है, ये ना कहे कि भाई इस कंडक्टर के साथ एक और कंडक्टर लगा दिया, तब ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहेगा। अगर उसको कंप्रेस कर रहे हैं या स्ट्रेच कर रहे हैं, जो चेंज आ रहा है उसी के अंदर आ रहा है, तो आप कह सकते हो कि जो नया रेजिस्टेंस होगा, वो होगा R डैश इज इक्वल्स टू N स्क्वायर टाइम्स R, वेयर R डैश आपका न्यू रेजिस्टेंस है, R आपका क्या है, R क्या है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस, पुराना कितना था, N है नंबर ऑफ टाइम्स द वायर इज स्ट्रेच्ड या कंप्रेस्ड। ये बड़ा शॉर्टकट है। देखो जैसे मैंने कहा इंक्रीज टू ट्वाइस, तो n कितना हो गया, 2 हो गया, बढ़ाकर 2 गुना कर देगी, 2 रखो, 2 का सिर कितना हो गया, 4R, तो पहले क्वेश्चन का सिर 4R आया था। दूसरे क्वेश्चन में कहा कंप्रेस टू हाफ, कंप्रेस जब करेंगे तो कंप्रेस्ड बाय ट्वाइस, अब उसमें कंप्रेस बाय ट्वाइस नहीं हाफ लिखते हैं, ये गलती से मैंने स्टेटमेंट में ट्वाइस लिखा रहेगा, हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, कंप्रेस करके उसको आधा कर दिया, तो n कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2 का स्क्वायर R/4, तो R/4 आया था। इस तरह इंक्रीज बाय ट्वाइस कहेगा तो वहाँ n कितना हो जाएगा हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर 9R। तो ये शॉर्टकट है।
लगा सकते हो आराम से, कोई भी क्वेश्चन करो आराम से सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये था अपना आज का लेक्चर जो रेजिस्टेंस और ओहम्स लॉ पे टोटली बेस्ड था। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आज का लेक्चर करते हैं यहाँ खत्म। तो फिजिक्स पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।